So welcome everyone to essay writing module, fresh topic. So essay writing हम लोग बहुत दिन से काफी समय से कर रहे हैं एंड हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जो कि सोशली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत रेलिवेंट है। तो आज एक नया टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ, दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर। एंड तो इतने इम्पोर्टेंट और वर्जनिंग टॉपिक जो कि पिछले एक साल से जो चल रहा है, एक साल से भी ऊपर, एक साल 1.5 साल होने वाला है। तो ने 1.5 साल से चलते हुए विश्व एक दो महादेशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। और इसके माध्यम से आज हम ऐसे राइटिंग की कला को सीखने का प्रयास करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। History of international relations has presented us with an arbitrary reminder that conflicts which occur in an anarchic world order have consequences. So, जो ऐतिहासिक आदान प्रदान का जो इतिहास है उससे हम लोगों को, ठीक है, उसने हम लोगों को उसने एक स्मरण दिलाया, हम लोग को याद कराया है कि अगर सोसाइटी में लोग एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ नहीं चलेंगे तो उसके कितने खतरनाक उसके परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, अगर लोग सोसाइटी में देश विदेश अगर आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ना करें, अगर उनके बीच में कोई समन्वय ना हो और अराजकता हो जाए सोसाइटी में, तो उसका कितना दुष्प्रभाव हो सकता है समाज के, क्योंकि इतिहास इसका साक्षी, विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2 इसके सबसे बड़े साक्षी। The conflicts that turn into large-scale wars have immense potential to create destruction and chaos, not only during the passage of war, but also in the long future of the countries involved as well as the world. So, जो आपस के जो द्वंद होते हैं वो जब एक युद्ध में परिणत हो जाते हैं, ठीक है, तो उनमें समाज को ध्वंस करने की और मनुष्य जीवन को, सामाजिक जीवन को तहस नहस करने की पूरी क्षमता होती है। और ये केवल तहस नहस केवल युद्ध के दौरान नहीं होता है, बल्कि आने वाले भविष्य को भी वो तहस नहस कर देता है, और केवल उन देशों के नहीं बल्कि पूरे संसार के। It doesn't take much effort to know that the present day Ukraine-Russian war would have an impact on both countries in coming years. The war supposedly ends. तो अगर आने वाले समय में जब रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है, आने वाले समय में जब समाप्त होगी, तो दोनों देशों के भविष्य को वो तब तक परिवर्तित कर चुकी है। केवल वर्तमान को ही नहीं, जो बड़े युद्ध होते हैं वो भविष्य को भी उजाड़ के रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस इज फॉर एन ऑब्वियस फैक्ट। तो अभी भूमिका चल रही है, थोड़ी बड़ी भूमिका है बिकॉज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट। दिस इज फॉर एन ऑब्वियस फैक्ट द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन द वॉर विल सी अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन देयर सॉवरेनिटी, इकोनॉमी, सिटीजंस, रिसोर्सेज एज वेल एज द बिहेवियर ऑफ द फ्यूचर इंडिविजुअल स्टेट। तो ये एक बहुत ही जाहिर सी बात है कि जो देश एक युद्ध में सम्मिलित होते हैं, उनके स्वराज के ऊपर, उनके आर्थिक व्यवस्था, उनके नागरिकों के ऊपर, उनकी संसाधनों के ऊपर और उनके भविष्य में लोगों के उन देशों के व्यवहार के ऊपर बहुत एक तगड़ा प्रभाव पड़ता है ऐसे युद्ध। However, this is not the only direct manifestation of war. केवल यही परिणाम नहीं है, और भी परिणाम है। और क्या है अदर डायमेंशन? और एक चेहरा युद्ध का दूसरा जो चेहरा है वो ये है कि वो पूरे विश्व को इफेक्ट करती है, that it impacts the world. The bigger picture in the era of globalization includes all the countries of the world in one way or the other and its consequences on the whole world. और जो अगर आप एक बड़ी छवि लेंगे पूरे दुनिया की, तो उसमें सारे देश, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का era है, सब देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो एक दूसरे से कटे हुए तो है नहीं। ग्लोबलाइजेशन मतलब सारे देश एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से औद्योगिक प्रौद्योगिक संपर्क है, उनके आर्थिक संपर्क है। और अगर दो देश ऐसे महादेश आपस में भिड़ते हैं तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पे होना बहुत जाहिर सी बात है। It is a task to lay out all the future implications of the Russia-Ukraine war, especially when the war is still ongoing. तो युद्ध चल रहा है तो उसका भविष्य पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसको इसकी एक सूची बनाना एक बहुत बड़ा कार्य। The implications are manifold. इतने तरह तरह के प्रभाव है, अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव है, ह्यूमैनिटेरियन, समाज के ऊपर, इकोनॉमिक, आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, एंड एनवायरमेंटल और पर्यावरण के ऊपर, और इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रभाव। This blog would aim at something more
basic and this is in no way a complete blog नहीं this essay लिख सकते हैं. This essay would aim at something more basic and is in no way a complete inquiry of the problem. ये पूरी समस्या को तो हम उल्लेख नहीं कर सकते, तो उसका कुछ पोर्शन ही उल्लेख कर सकते. We'll try to sketch the implications of present day war in 3 parts. 3 हिस्सों में हम लोग इस युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं. तो देखते हैं वो 3 हिस्से क्या है. तो फर्स्ट पार्ट विल डील विद implications on यूक्रेन. पहला जो हिस्सा है भाग में, पहले भाग में हम लोग यूक्रेन के ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है युद्ध का वो देखेंगे. सेकंड पार्ट विल स्पीक ऑफ हाउ द वॉर विल रिफ्लेक्ट. दूसरे भाग में ये देखेंगे कि रशिया पे क्या प्रभाव पड़ रहा है. एंड द थर्ड पार्ट विल ट्राई टू सी इट्स प्रेजेंट डे एंड नियर फ्यूचर implications on the world at large. और तीसरे इस भाग में हम देखेंगे कि पूरे विश्व पे उसका वर्तमान और आने वाले भविष्य में क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ेगा. तो शुरू करते हैं. पहला भाग क्या है, यूक्रेन के ऊपर प्रभाव, इफेक्ट ऑन यूक्रेन. We have to remind ourselves that the war is still ongoing. There has been no ceasefire and the possibility of peace does not seem to be in the picture immediately either. हमें ये याद रखना चाहिए कि युद्ध अभी भी चल रहा है और दोनों तरफ से शांति का कोई प्रस्ताव दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं दिया. But hypothetically speaking, even if the war was supposed to end tomorrow, imagine how it would continue to affect the country in the times to come. अगर कल समाप्त भी हो जाती है तो यूक्रेन का जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में, उसकी भरपाई करने में कितने वर्ष लग जाएंगे, ये सोचने की बात. War is seen as a breach of the sovereignty of a nation. एक देश के स्वराज को नष्ट करने की एक प्रचेष्टा होती है. क्या? युद्ध जो है वो किसी देश के स्वराज को चोट पहुंचाने का एक माध्यम होता है. In the present context of Ukraine, it is difficult to state how and to what extent Ukraine would be further affected. और अभी वर्तमान स्थिति में ये कहना मुश्किल है कि यूक्रेन कितनी हद तक प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन का ऑलरेडी बहुत नुकसान हुआ आने वाले समय में, और कितना नुकसान होने वाला है ये कहना बहुत मुश्किल. No nation would ever wish to be attacked as it threatens its very existence. कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके स्वराज को आघात पहुंचाया जाए और उस देश के ऊपर कोई आक्रमण करे और उसके स्वराज को नष्ट करे, जैसा कि यूक्रेन के साथ. In Ukraine, due to the conflict, the health system will continue to collapse as there is damage to hospitals. So, जो health care system है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो नष्ट हो रही है क्योंकि सारे अस्पताल ही नष्ट हो रहे हैं. तो लोग ऐसे समाज में कौन रहना चाहेगा जहाँ कोई स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं. The staff to handle medical care is declining by the number of people requiring medical intervention as increase. और लोग जो है ज्यादा मात्रा में घायल हो रहे हैं, लेकिन उनको उपचार करने के लिए जो चिकित्सक हैं उनका अभाव होता जा रहा है, क्योंकि अस्पतालों को नष्ट किया जा रहा है. लोग सब भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और उसमें डॉक्टर्स और नर्सेज भी हैं. तो WHO warned that the oxygen supply to Ukraine is severely low. WHO यानी जो संस्था है, जो वैश्विक स्वास्थ्य संस्थान है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक चेतावनी दी है कि ऑक्सीजन जो है यूक्रेन में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत कमी हो गई है, ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम हो गए अस्पतालों में. Also the risk to public health continues to be threatening as there is a contamination of water. और पूरा इतनी बड़ी मिसाइल और बड़े बम जो दागे जा रहे हैं, उसकी वजह से जल भी प्रदूषित हो रहा है, हवा भी प्रदूषित हो रही है. वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य सीधी बहुत भयंकर तरीके से उसके ऊपर एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है ना. एक मतलब एक बहुत गहरा और सरासर बुरा प्रभाव पड़ रहा है वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर, क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ की जो हवा है, वहाँ की जो पानी में ही वो जो प्रदूषण है, जो बम और बारूद के कारण जो प्रदूषण है, वो सीधे हवा और वहाँ के जल में प्रवेश कर चुका है. The post-war period will be immensely difficult as there is enormous destruction of infrastructure and a massive economic loss. ठीक है, और जब युद्ध समाप्त होगा तब उस देश को संभलने में बहुत समय लगेगा यूक्रेन को, क्योंकि वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का जो पूरा आर्किटेक्चर है, जो पूरा देश का जो ढांचा है, वो उसी को उन्होंने धराशायी कर दिया. और एक बहुत ही मैसिव इकोनॉमिक लॉस, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था एकदम अस्त व्यस्त, एकदम तहस नहस हो चुकी. The humanitarian crisis will be altogether another story that will require years to get even a little better. और लोग जो आधी से ज्यादा जो वहाँ की जनसंख्या जो पलायन कर चुकी है, उनको वापस यूक्रेन में लाना एक स्वप्न है जो आने वाले सालों में भी पूरा होगा कि नहीं होगा कहा नहीं जा सकता. The hallmark of war is that its consequences are felt long after the war is over, and it takes decades to restore and rebuild.
तो युद्ध जो है वो तो कुछ सालों में समाप्त हो सकता है, लेकिन उसको देश को दोबारा से पुनर्निर्माण करना और देश के जनसंख्या को पुनर्निर्माण करना, लोगों को पुनर्निर्माण पुनर्स्थापित करना अपने देश में, जो लोग भाग चुके हैं वहां से, हाँ, पूरे देश की दशा को पहले जैसे करने में कई दशक लग सकते हैं। एक थोड़े से युद्ध, वर्षों का युद्ध जो है एक देश को एक इतना इस कदर तहस नहस कर सकता है, यूक्रेन जैसे कंट्री को जिस तरीके से तहस नहस किया कि उसको ठीक होने में दशक लग जाए, दशक, कई दशक लग जाए। Furthermore, the loss of civilian life and its effect on the country's resources is a story that will be grieved for decades. और जो वहाँ की जो जनता और वहाँ की जो सोल्जर्स, जो सेना, जिन्होंने अपने प्राण दिए, अपना जीवन दे के देश को बचाने की कोशिश की है रशिया से, हाँ, उनके ऐसे शहीदों की गाथा जो है आने वाले समय में भी गाई जाएगी, और उनके उनके इतने सारे लोगों के जो जीवन का नुकसान हुआ है, वो उसके ऊपर आने वाले कई दशकों तक शोक मनाया जाए। यूक्रेन्स लॉस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर इज मैसिव। जो वहाँ पे मनुष्य के जीवन की क्षति हुई है, जो वहाँ के आर्थिक व्यवस्था की क्षति हुई है, वहाँ की जो पर्यावरण, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों और वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के देश का जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो क्षति हुई है, उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो उसकी कोई सीमा नहीं। Even with the solidarity and support provided by international organizations and other countries of the world, the country would still require decades to pull itself from the climate war. युद्ध से अपने आप को निकालने में उसको कई दशक लग जाएंगे, और ये तब की बात बता रहे हैं जब सारे देश उसको सहायता देंगे, तब भी उसको कई दशक लग जाएंगे संभालने में, दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में और दोबारा अपने देश को सुचारू रूप से चलाए। तो ये यूक्रेन के ऊपर प्रभाव है। अब देखते हैं कि रशिया के ऊपर क्या प्रभाव है। Implications for Russia. While the implications on Ukraine are evident, the future of Russia will also be a reminder that the war affects everybody, including the aggressor. तो रशिया ही था ओरिजिनली जिसने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। तो हालांकि यूक्रेन तो भोगी है ही, भुगत है, यूक्रेन में तो बहुत कष्ट सहा ही है। उसके साथ साथ युद्ध जो है वो आक्रमण जिस पे होता है उसके ऊपर तो दुष्प्रभाव पड़ता ही है, और जो आक्रमण करता है उसके ऊपर भी ये दुष्प्रभाव पड़ता है युद्ध का। इसका साक्षी कौन है? ये युद्ध है, ठीक है, क्योंकि रशिया ने ही आक्रमण किया था, रशिया ही आक्रमण करता है। तो बट आक्रमण जो करता है उसको भी युद्ध के दुष्प्रभाव सहने पड़ते हैं, और इसका जात का प्रमाण क्या है? ये चलता हुआ जो अभी जो वर्तमान में चलता हुआ रशिया यूक्रेन का। It is believed by some scholars that this war would deteriorate the socio-economic conditions of Russia since the sanctions by the West are already in place. तो जो उसकी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था है रशिया की, वो पूरी वो भी तहस नहस होगी, उसको भी आघात करेगा। क्यों? क्योंकि सभी देशों ने रशिया को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, उसका परित्याग करना शुरू कर दिया, उसके साथ सभी प्रकार के जो व्यापारिक और आर्थिक संपर्क उनको तोड़ना शुरू कर दिया। इसलिए रशिया को एकदम एकाकी हो जाना पड़ेगा, और रशिया के ऊपर भी उसकी आर्थिक व्यवस्था को काफी आघात पहुंचेगा। Some hawks are saying that the Russian authorities might lose control of law and order too in case there are large scale protests and opposition to the war within the country. और अगर रशिया की जो प्रजा है अगर उसने विरोध कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि रशिया की सरकार जो है पूरी तरीके से सत्ता से उतर जाए और उनको लोग हटा के कोई नई सरकार को बैठाएं और उनको जेल में जाना पड़े, या उनको वहां की प्रजा ही उनके ऊपर न्याय कर दे, प्रजा न्याय हो जाए और वो पूरी तरीके से अपनी सत्ता खो दे। However, on the contrary, it's very much possible for the authorities to gain more control than to lose it. और ये भी और मतलब कुछ लोग कह रहे हैं, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि वहाँ की सत्ता जो है उसको, वहाँ की जो सरकार है व्लादिमीर पुतिन है, उसको अपनी सत्ता खोनी पड़ेगी। बट ऐसा देखने से तो जो लक्षण है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि वहाँ की सरकार अभी कुछ समय तक तो वहाँ की सरकार जो है अपनी सत्ता नहीं खोएगी, बिल्कुल बहुत अच्छे से सत्ता को संभालेगी और युद्ध को आगे बढ़ाएगी। आने वाले समय में तो सत्ता से हटने का कोई लक्षण दिख नहीं रहा व्लादिमीर पुतिन और उसकी पार्टी का। This is because there is some evidence that suggests that there is an influence of anti-liberals and anti-West among the Russian elites to make important decisions. और वो वहाँ की जो प्रजा है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, कम्युनिस्टवादी हैं वो लोग, और इसीलिए वहाँ मार्क्सवादी
मार्क्सवादी कम्युनिस्टवादी होने के कारण वहां पे क्या है, एंटी लिबरल्स, मतलब वो लोग इतने उदार नहीं है, थोड़े कट्टरवादी होने के कारण वहाँ के जो जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले जो व्यक्ति हैं, मंत्रालय हैं, उन लोग का निर्णय लेने का तरीका बिल्कुल अलग है, और इसीलिए वहाँ के लोगों की भी मानसिकता अलग है, और इसीलिए वहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकार है वो भी बहुत जल्दी जो उसको सत्ता से हटा दिया जाएगा, ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। For example, the security services Siloviki do not see a failure of negotiations with the West as negative. Instead, they see it as a way to increase their power. और अमेरिका के साथ जो उसका जो एक अनबन हो रही है रशिया की, उसको वो लोग एक अनबन के जैसे ही नहीं देखते। वो लोग उसको कैसे देखते हैं? वो लोग उसको देखते हैं कि ये उनके पास एक ये मौका है कि पूरे दुनिया को वो कम्युनिस्टवाद में, रशिया की चपेट में ले ना, पूरे यूरोप को कब्जा करके धीरे धीरे पूरे विश्व को विश्व के ऊपर अपना परचम फैलाने का एक अवसर के जैसे देखते हो। वो लोग उसको एक अमेरिका के साथ उसका एक लड़ाई चल रही है, अनबन चल रही है, ऐसे नहीं देखते, इस दृष्टिकोण से नहीं देखते। वो लोग उसको अपने पराक्रम का परचम फैलाने का एक सुजोग या एक अवसर के रूप में देखते। रेसिज्म विद इन द कंट्री विल डील विद रिप्रेशन, और वहाँ की इसीलिए कम्युनिस्टवाद है, इसीलिए वहाँ पे जो कुछ भी होगा, जो भी लोग निंदा करेंगे, आलोचक होंगे, उनको दबा दिया जाएगा, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार में ऐसा ही होता है। The war has already pushed Russia into isolation from the international world. रशिया को ऑलरेडी एकाकी किया जा चुका है, और रशिया को एक पूर्ण रूप से रशिया एकाकी हो चुका है, क्योंकि सब देशों ने उसका परित्याग कर दिया। इन सच अ सिनेरियो, कुछ देशों को छोड़कर, जैसे चाइना इत्यादि, चाइना, ईरान, इन देशों ने नहीं किया, बाकी ज्यादातर जो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज ने कर दिया। In such a scenario, the government will try to suppress or at least control the media. It is expected that the business elite in the country might have to face an economic shock. और एक आर्थिक झटका लग सकता है, बट वहाँ की जो मीडिया और वहाँ की जो पब्लिक है पूर्ण रूप से वहाँ की सरकार के नियंत्रण में, क्योंकि वहाँ पे एक कम्युनिस्टवाद का प्रचार या कम्युनिस्टवाद की जो सरकार है कम्युनिस्टवाद। अब ये दो चीज हम लोगों ने चर्चा कर ली कि वहाँ के प्रजा के ऊपर और रशिया की यूक्रेन के ऊपर और रशिया के ऊपर क्या प्रभाव। तीसरा और आखिरी भाग जो है उसमें ये देखेंगे कि पूरे विश्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का, इम्प्लीकेशंस फॉर द वर्ल्ड। इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमी, जो महंगाई जो है, आर्थिक व्यवस्था में जो महंगाई है, वो सबसे बड़ा और सबसे भयानक कुप्रभाव है या दुष्प्रभाव है इस युद्ध का। तो महंगाई कैसे एक दुष्प्रभाव है, तो कैसे इस युद्ध से महंगाई के ऊपर असर पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। The conflict that occurs in one part of the world has an immense ability to destabilize the whole world's economy. तो पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को हिला सकते हैं। जब दो महादेश आपस में टकराएंगे तो उनकी आर्थिक व्यवस्था जब झटका लगेगा तो उससे पूरे विश्व के आर्थिक व्यवस्था पे झटका ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। In this case, where one of the major powers that Russia is involved, is undoubtedly going to impact the economy in the long run. The unrest is already being experienced in the financial markets, और जो स्टॉक मार्केट हैं, जो व्यापारिक बाजार हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक प्रभाव पड़ रहा है, इसका दिख रहा है, वो काफी प्रत्यक्ष है वो प्रभाव। The world has not even recovered economically from the damage inflicted by the COVID-19 pandemic. COVID-19 कोरोना की वजह से जो एक दुष्प्रभाव पड़ा, एक कुप्रभाव पड़ा था, उससे अभी तक हम लोग ठीक भी नहीं हो पाए थे, संभल भी नहीं पाए थे कि ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो। जैसे कोविड खत्म हुआ तुरंत रशिया यूक्रेन वॉर, अगर आपको याद है पिछले साल। The war presented itself on the international stage, और ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। Since the European countries are mostly dependent on Russian oil and gas, the economic consequences of the war on the region. तो पूरे जो यूरोप है वो अपनी ऑयल, अपनी तेल और गैस की जो मांग है वो कहाँ से पूरी करता है? रशिया देता है। और अगर रशिया का परित्याग वो लोग करेंगे तो उनकी आर्थिक व्यवस्था का पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक सोचने की बात है। और ये एक बहुत जाहिर सी बात है कि ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज जो है तो तेल और गैस के अभाव में उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से हिल जाएगी। It is not possible, at least immediately, for Europe to replace the Russian supply of gas and, और रशिया के अलावा अचानक इतना बड़ा कोई देश भी नहीं है जो इतना सारा गैस और ऑयल उनको दे पाए, ऐसा कोई और देश भी नहीं है जिस पे पूरा यूरोप निर्भर हो पाए। अकॉर्डिंग टू पब्लिकेशन ऑफ कोफेस इन मार्च 2022, मार्च 2022 की एक रिपोर्ट है, कोफेस नाम की एक कंपनी की एक रिपोर्ट है, उसमें क्या लिखा है
It is estimated that at least 1.5 percentage point of additional inflation in 2022, which would erode household consumption and together with the expected fall in business investment and exports, lower GDP growth by approximately 1 percentage point. और उसने बोला है कि 1.5% महंगाई बढ़ेगी और उसकी वजह से जीडीपी का जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोग जो है इतना महंगाई में लोगों की गर्दन टूट जाएगी और लोग इतना सामान नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, जो चीज लोग घर में साधारण तौर पर प्रयोग करते हैं उसको और नहीं प्रयोग कर पाएंगे, उसकी वजह से जीडीपी घट जाएगा। This can even bring the GDP to zero, the trend of और अगर महंगाई बढ़ती गई तो हमारा जो जीडीपी है यानी घरेलू मूल्य, ठीक है, जो सकल घरेलू मूल्य जो है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू मूल्य बोल सकते हैं या सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा शून्य भी हो सकता है। जीडीपी घरेलू उत्पाद जो है कुछ शून्य भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि लोग कुछ खरीद ही ना पाए, इतनी महंगाई हो। Apart from Europe, the other countries of the world will feel the economic shockwaves in the form of inflated prices of various commodities. लोग जो है ये जो आर्थिक झटके हैं इससे बाकी देश भी प्रभावित होंगे। महंगाई सब जगह बढ़ेगी, केवल इन दोनों देशों में नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि यूरोप में बढ़ेगी, पूरे विश्व में बढ़ेगी। तो मोस्ट अफेक्टेड जो भी रशिया पे डिपेंडेंट है और नहीं भी डिपेंडेंट है उन पर भी प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि जब एक जगह महंगा होगा तेल तो पूरे विश्व में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। The most affected items would be food products and energy, खाने का सामान और तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रशिया बहुत सारा अनाज और बहुत सारा तेल और गैस का बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली, जो कि रशिया से बहुत प्रचुर मात्रा में एक समय पे ली जाती है। There is a wheat grain crisis which is beginning to take, और ऑलरेडी अनाज का एक अभाव जो है, काल जो है वो अपना रूप ले चुका है। This is especially felt in sub-Saharan Africa, और अफ्रीका में जहाँ पे सहारा रेगिस्तान है वहाँ पे ऑलरेडी ये बहुत आगे तक बढ़ चुका है। ये जो अनाज का जो अभाव है, अनाज अभाव जो है, अनाज का काल जो है वो अफ्रीका में ऑलरेडी रूप ले चुका है। Which imports 1/3 of its 85% of total wheat imports from either Russia or from रशिया और यूक्रेन से जो अनाज लेता था, 85% अनाज वो रशिया और यूक्रेन से लेता था, और अब दोनों देश से ही अनाज लेने पा रहे। कितना वहां पे कितना बड़ा काल हुआ होगा अनाज का, ये सोचने की बात। कंट्रीज लाइक इजिप्ट इंपोर्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टोटल व्हीट फ्रॉम आइलैंड। इजिप्ट जो है ना, जो कि अफ्रीका में, नॉर्दर्न अफ्रीका में एक कंट्री है, वो 80% जो है अपना अनाज रशिया यूक्रेन से लेता है, और अब दोनों देशों से ही उसको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि दोनों देश युद्ध में लगे। उसके बाद ये तो हो गया एक महंगाई, जो आर्थिक व्यवस्था को जो तहस नहस करने वाली महंगाई जो है सबसे बड़ा दुष्प्रभाव, वो सबसे पहला। दूसरा दुष्प्रभाव क्या है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, सामाजिक विपदा। ठीक है, सामाजिक विपदा। सामाजिक विपदा क्या है? रशिया's attack on Ukraine has created a humanitarian crisis in Europe that hasn't been witnessed in a long time now. इतने सालों से जो humanitarian crisis नहीं हुई, सामाजिक विपदा नहीं हुई है, वो अब यूरोप में हो रही है। To avoid the brutality of war and escape the impact on personal lives, more than hundreds of thousands of Ukrainians started to leave their homes and were pushed to search for shelter that could provide them with refugees in crisis. So बहुत सारे पलायक जन्म ले चुके हैं, बहुत सारे लोग पलायन करना शुरू करते हैं, और ऐसे देशों में जहाँ पे पलायकों को या पलायन करके आने वाले लोगों को सुरक्षा और जीवन सुरक्षा और युद्ध से बचाया जा सके, अपने जीवन को, वो उनके जीवन को सुरक्षा और युद्ध से संरक्षण प्राप्त हो सके, ऐसे देशों में वो लोग पलायन करते हैं, कि जहाँ पे पलायकों को युद्ध से सुरक्षा और उनके जीवन की सुरक्षा होने मिल सके। ठीक है, तो ऐसे देशों में वो भाग के जा रहे हैं, और एक दो नहीं, हजारों हजार करोड़ों लोग ऐसे यूक्रेन से पलायन करके दूसरे देशों में जाके शरणार्थी हो रहे हैं। The neighboring countries are mostly affected by the refugee crisis, और आसपास के देश हैं सबसे ज्यादा यूक्रेनियंस, ऑब्वियसली जो पास के देश हैं उनको सबसे ज्यादा पलायक मिलेंगे उन्हें। पलायक होना जाहिर सी बात है, क्योंकि वो पड़ोस के देश हैं। As per the UN Refugee Agency, 4 million people have been displaced to neighboring countries, namely Hungary, Moldova and Poland. Hungary, Moldova, Poland जो है एकदम
पड़ोसी देश है यूक्रेन के, वहां पे 4 मिलियन यानी 40 लाख लोग ऑलरेडी वहां पे पलायन करके पहुंच चुके हैं तीनों देश यूक्रेन से। Currently it is estimated that almost 10 million people are pushed, और अभी 4 से वो 40 लाख से कितना हो गया, 100 लाख यानी 1 करोड़, ऑलरेडी 1 करोड़ लोग पलायन करके जा चुके। The number of citizens that have turned to be refugees would be a quarter, एक चौथाई 25% यूक्रेन की जो जनसंख्या है वो पलायन करके भाग चुकी है। The casualties estimated will be dependent on the vulnerability posed by the Russian attacks on highly populated cities, और जो ज्यादा जो बड़ी सिटीज है, मेट्रो सिटीज हैं या जो बड़े महानगर हैं वहाँ के यूक्रेन के, अगर उन पे ज्यादा आक्रमण होगा तो वहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या जो महानगरों में निवास करती है, और अगर महानगरों पे आक्रमण होगा रशिया का तो और ज्यादा लोग वहाँ से पलायन करके यूक्रेन से बाहर दूसरे देशों में शरणार्थी जाते हैं। Those who could not flee from the country are left with no choice other than to rely on an acute shortage of water and electricity, और वहाँ पे जो लोग बच गए हैं उनके पास ना रहने के लिए बिजली है, ना पीने का पानी है, ना खाने के लिए। It will be a matter of deep concern if Russia employs heavy weapons and destroys civilian areas like the major cities of Kyiv and Kharkiv. तो कीव एंड खार्किव, वहाँ की तो वहाँ की राजधानी है, खार्किव भी एक बहुत बड़ी वहाँ का महानगर है। अगर इन दोनों देशों को नष्ट किया, अगर इन दोनों महानगरों को नष्ट किया जाएगा यूक्रेन के, तो ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय बनता है। To some extent, the worsening of the refugee crisis has been prevented by mobilization exhibited by European nations. Poland has set up, और दूसरे देशों ने काफी सहायता भी की, ठीक है, ताकि रिफ्यूजीज जो हैं उनको जीवन संरक्षण प्राप्त हो सके, उनका जीवन बच सके और उनको युद्ध से सुरक्षा प्रदान की जा सके। Poland has set up temporary shelters, hospitals, and food and medical supplies along with information centers for the incoming refugees. जो पलायक आ रहे हैं उनके लिए वहाँ पे आश्रय शिविर बनाए गए हैं, अस्पताल बनाए गए हैं, खाने और दवाइयों का प्रबंध किया गया है ताकि उनका जीवन सुरक्षित रखा जा सके। Country has absorbed more than 2.2 million refugees, और 22 लाख 40 में से जो 40 पलायन करके, उसमें से 22 लाख तो पोलैंड ही गए, और 22 लाख रिफ्यूजीज को वहाँ पोलैंड की सरकार ने संभाला है, उनको संरक्षण प्रदान किया है। A huge number of refugees have taken shelter in other neighboring countries, Slovakia, Hungary, Romania, Belarus and Moldova. बाकी के देशों में भी, बाकी के जो पड़ोसी देश जिनका नाम अभी लिया, उनमें भी बहुत सारे पलायक हैं। The European Union has shown its solidarity through a unanimous decision of permitting Ukrainians to enter European states for 3 years while sparing them to apply for the long procedure of asylum. तो उनको शरणार्थी होने के लिए बहुत लंबे समय के लिए इंतजार न करना पड़े, बल्कि उनको तुरंत तत्काल रूप से उनको आश्रय देकर उनके जीवन को संरक्षित करने का ये जो निर्णय यूरोपियन देशों ने लिया है, ये बहुत ही प्रशंसित। नहीं तो उनको अगर शरणार्थी होने के लिए भी बहुत लंबे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते तो लोग शायद जीवित ही ना बचते, तो पलायक जीवित ही ना बचते अगर ऐसा होता तो, या वो रशिया जाते ही ना और यूक्रेन में ही रहते और वहीं पर मृत्यु हो जाती, या वो तड़प के या भूखे रहने के कारण उनके जीवन नष्ट हो जाते। Regardless of the efforts by various countries and international organizations, the war would displace more people from their homes, and the refugee crisis is expected to create an urgent need for humanitarian assistance. और कितना भी देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सहायता क्यों ना करें, लेकिन लोग जो है, लोगों का घर छीनेगा ही, देश में लोग पलायन करेंगे और ज्यादा शहर नष्ट होंगे, और ये जो एक पलायन इतने सारे एक जो पलायन की जो समस्या है वो बढ़ती ही जाएगी। As of 31 March 2022 को पता लगाया गया कि UNHCR has calculated more than 10.5 million people have, 1 करोड़ से भी ज्यादा, 105 कितना 1 करोड़ 50 लाख लोग ऑलरेडी वहां से पलायन करके, कितना हो गया 10 मिलियन, हाँ 1 करोड़ 50 लाख लोग ऑलरेडी वहां से पलायन करके जा चुके। That means 105 लाख, 1 करोड़ 5 लाख नहीं, 10 मिलियन हो गया आपका 1 करोड़, राइट, और 0.5 मिलियन हो गया यानी 5 लाख। अच्छा 105 लाख सर, 1 करोड़ 5 लाख, so 1 करोड़ 5 लाख लोग ऑलरेडी, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग वहां से पलायन करके जा चुके हैं, और वो यूक्रेन में या तो यूक्रेन में ही अपने महानगर छोड़ के दूसरे महानगर या दूसरी जगह पे जाके बस गए हैं, या फिर देश के बाहर ही पलायन करके जा चुके हैं।
और जो कि वहाँ के देश की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 4 करोड़। ठीक है, तो 4 करोड़ में से 1 करोड़ जो है ऑलरेडी पलायन करते हैं, 25% लोग पलायन करके भागते हैं। बहुत बड़ी बात है किसी देश के लिए ऐसा होना। उसके बाद तीसरा बड़ा दुष्प्रभाव क्या है, एनवायरमेंटल, एक पर्यावरण समस्या, क्राइसिस या महासमस्या। क्राइसिस मतलब महासमस्या, पर्यावरण क्या है। One aspect often ignored until the devastating consequences are evident is a true story of environmental crisis. सामाजिक दुष्प्रभावों को हमेशा अवहेलना की जाती है, लेकिन युद्ध में पर्यावरण को भी, पर्यावरण की हमेशा अवहेलना की जाती है ऐसे युद्धों में, लेकिन पर्यावरण के ऊपर भी बहुत गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है जो कि उल्लेखनीय है। On March 3rd, the Environmental Peace Building Association published an open letter backed by 75 countries. 3 मार्च को, आई थिंक इस साल के शायद 3 मार्च, इस साल या पिछले साल जब भी हो, तो 3 मार्च को इस तारीख को क्या हुआ, एक एनवायरमेंटल, एक पर्यावरण संस्था है, ठीक है, उसने क्या किया, 75 देशों से दस्तखत लेके, 75 देशों का अप्रूवल लेके, की अनुमति से उसने एक ऐसा लेटर लिखा जो जिसको 75 देशों ने सपोर्ट किया। ठीक है, और उस लेटर में उन्होंने लिखा है कि कितना पर्यावरण के ऊपर कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है इस युद्ध का, उसके ऊपर ये चिट्ठी लिखी और उसको 75 देशों से सपोर्ट करवा। It is stated that Russia's invasion of Ukraine is leading to massive air, land and water pollution, और जल, थल, वायु तीनों का ही प्रदूषण हो, as well as raise concern, इस युद्ध से जल, थल, वायु तीनों नष्ट हो रही है, as well as raise concern over the threat of such attacks in industrialized country, और जहाँ पे एक औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे इस तरीके का अटैक्स होने से कितना ज्यादा जल, थल और वायु का प्रदूषण हो सकता है, इस चीज को उजागर किया उस चिट्ठी में या उस खत में। In an article published by Business Insider, the Director of Research and Policy at the Conflict and Environmental Observatory, so एक डायरेक्टर है, रिसर्च डायरेक्टर है कन्फ्लिक्ट एंड एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेटरी, किस तरीके से युद्धों का कुप्रभाव पड़ता है पर्यावरण के ऊपर, इसके ऊपर एक लैब है। उस लैब के जो डायरेक्टर हैं रिसर्च के, उन्होंने क्या कहा है, उनका नाम है डूब वेयर। उन्होंने कहा है एवरी कॉन्फ्लिक्ट हैज अ यूनिक एनवायरमेंटल रेट, और हर इस तरीके का जो युद्ध होता है उसके समाज के ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उसकी हर ऐसे युद्ध की एक अपनी पर्यावरण की गाथा होती है। When Russia took control of Chernobyl, the international community was alarmed because any strike near a nuclear power plant can turn into a nightmare in no time. और रशिया ने जब चेरनोबिल को हथिया लिया, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर था, सारे देश जो हैं वो, पूरा विश्व जो है एकदम चिंतित हो गया, क्योंकि रशिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर अगर उसको उसने तोड़ दिया या दाग दिया या उसका कोई उसको दुरुपयोग करने का कोशिश किया, अगर रशिया ने उस न्यूक्लियर रिएक्टर को दुरुपयोग करने की कोशिश करी तो उसका जो परिणाम पूरे विश्व को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर यानी परमाणु रिएक्टर, परमाणु बम से पूरे देश को किस तरीके से ध्वंस किया जा सकता है, इसका साक्षी हम लोग पहले ही देख चुके हैं वर्ल्ड वॉर 2 में, जब अमेरिका ने जापान के ऊपर अटैक किया था, तो कैसे पूरे देश को नष्ट कर दिया था। इस तरीके से यूक्रेन को भी रशिया नष्ट कर सकता है और उसका दुष्प्रभाव पूरे समाज को झेलना पड़ सकता है, उठाना पड़ सकता है, पूरे विश्व को उठाना पड़ सकता है। इसको लेके, इस विषय को लेके पूरा विश्व के लोग, सभी देश बहुत चिंतित हो गए जब रशिया ने चेरनोबिल को अपने कब्जे में कर लिया, जहाँ पे उनका परमाणु रिएक्टर है न्यूक्लियर का। स्ट्राइक्स इन द विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स अंडरलाइन द रिस्क, सीरियस रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज माइंड, और मनुष्य के जीवन पे कितना बड़ा, पर्यावरण के ऊपर कितना बड़ा जोखिम है ये न्यूक्लियर रिएक्टर, और वहां पे आक्रमण करना कितना बड़ा, उसके बगल में कोई चीज को दागना या उसके बगल में बम फेंकना, मिसाइल फेंकना, कितना बड़ा जोखिम का कार्य है पूरे विश्व को और पूरे पर्यावरण को कितने भयंकर और सांघातिक तरीके से ये जोखिम में डाल सकता है। इस तरीके के आक्रमण तो न्यूक्लियर रिएक्टर के, परमाणु रिएक्टर्स के बगल में होते हैं, ये सोचने का विषय। It was reported by the Ministry of Environment of Ukraine that there is a rise in local radiation levels due to stirring of radioactive dust, और वहाँ की जो रेडियोएक्टिव, जो परमाणु वहाँ की मिट्टी जो उड़ के जा रही है, उससे एक रेडिएशन, बहुत बड़ी रेडिएशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, जो कि वहाँ के लोकल जो पॉपुलेशन है और पूरे विश्व में जब वो फैलेंगी तो हर जगह वो रेडिएशन को लेके जाएगी, और उससे परमाणु जोखिम का खतरा हो सकता है पूरे देश के लोगों और पूरे विश्व के लोगों। These sites already require
environmental management of the attack in these areas will cause results that have not been imagined. और कल्पना भी नहीं की जा सकती अगर इससे कोई न्यूक्लियर रिएक्टर से रशिया ने कोई छेड़खानी करी तो इसका क्या भयंकर परिणाम हो सकता है, इसको हम पूरे सामाजिक पूरे विश्व के पर्यावरण और पूरे विश्व के लोगों के जीवन पे इसका कितना भयंकर परिणाम हो सकता है, इसको कल्पना भी नहीं किया जा सकता। टू कंक्लूड, अब हम इसको कंक्लूड करेंगे। अब हमने एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स डिस्कस कर लिए पूरे विश्व के ऊपर। अब हम फाइनली इस ऐसे को कंक्लूड करेंगे। सो टू कंक्लूड, सिंस द वॉर इज स्टिल नॉट ओवर, द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। और कितना दुष्प्रभाव हो सकता है पर्यावरण के ऊपर ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी वो युद्ध जो समाप्त नहीं हुआ। इट इज बिलीव्ड द रियलाइजेशन ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द क्राइसिस विल टेक सम टाइम। और कितना दुष्प्रभाव हुआ है हमारे पर्यावरण के ऊपर इस युद्ध का, उसको भी अनुमान लगाने में, उसका पता लगाने में, कैलकुलेट करने में भी थोड़ा समय लगेगा। Regardless of that, the presence of environmental damage is obvious. But ये प्रत्यक्ष है कि पर्यावरण का नुकसान हुआ है। What remains to be done is to decipher the extent to which environmental consequences would be witnessed and the ways by which they will be dealt. So अभी देखना है कि और क्या-क्या नुकसान पहुंचाती है रशिया यूक्रेन को, और कैसे और ज्यादा दोनों देश मिलकर पर्यावरण को, खास करके रशिया किस तरीके से पर्यावरण को नष्ट करती है और उसको ठीक करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने पड़ेंगे भविष्य में, यह भी एक देखने और सोचने का विषय है। Scholars suggest that Russia-Ukraine war could leave an everlasting impression on future climate policy. पूरे विश्व का जो क्लाइमेट है, यानी जो मौसम है, ठीक है, जो क्लाइमेट यानी पूरे पर्यावरण का जो पर्यावरण की जो एक ऋतु चक्र होता है, ठीक है, और पूरे पर्यावरण का जो तापमान होता है, पूरे पर्यावरण जल थल वायु की जो एक स्थिति होती है, तापमान होता है, जिसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेट मतलब मौसम, ठीक है। तो पूरे विश्व का जो क्लाइमेट है उसको एक अपरिवर्तनीय तरीके से ये युद्ध बदल के रख सकता है, उसको एक अनचेंजेबल, उसमें एक स्थायी बदलाव ला के रख सकता है पूरे विश्व के क्लाइमेट, पूरे विश्व के मौसम में, पूरे विश्व के पर्यावरण को या माहौल को, पूरे विश्व के पर्यावरण के माहौल को ये युद्ध जो है एक स्थायी रूप से परिवर्तित कर सकता है। ये बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना। सो इस तरीके से हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसका प्रभाव केवल यूक्रेन पे नहीं बल्कि रशिया पे भी, जिसने आक्रमण किया, जिसके ऊपर किया उसके ऊपर तो प्रभाव हो ही रहा है, जिसने किया उसके ऊपर भी हो रहा है, और पूरे विश्व के ऊपर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, ये इसके बारे में हमने चर्चा करी। उसके बाद हमने एक निष्कर्ष प्रस्तुत किया जिसमें हमने ये बताया कि पर्यावरण के ऊपर क्या नुकसान हो रहा है, उसको भी अनुमान लगाना, उसका अंदाजा लगाना अभी बाकी है, और किस तरीके से पूरे विश्व के क्लाइमेट यानी मौसम को ये युद्ध बदल के रख सकता है हमेशा हमेशा के लिए, ये अभी एक देखने का विषय। सो इस तरीके से आपको आइडिया लगा कि रशिया यूक्रेन वॉर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको हम सब कुछ तो कवर करना इम्पॉसिबल। आपको 500 वर्ड्स में जो मोस्ट रेलिवेंट और जो सबसे ज्यादा प्रासंगिक चीजें हैं जो रेलिवेंट है इस हिस्से में, उसको आप लिख के अपने हिस्से को एक अच्छा सा रूप दे सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसको 3 भाग में डिवाइड किया, तीनों पार्ट्स में डिस्कस किया, उसके बाद उसका निष्कर्ष हमने प्रस्तुत किया। So I would really thank everyone for joining today's class and discussing this essay out with me, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट और मोस्ट करेंट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर अभी तक सब जितने भी टॉपिक्स हैं सब में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर देखा जाए तो कोविड और ये, एक कोविड है, कोरोना, और एक ये, इन दोनों टॉपिक से ज्यादा इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक्स कोई हो ही नहीं सकता। सो आई वुड अर्ज एवरीवन कि आप लोग इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए, बाकी सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए, सो दैट यू कैन डू वेल। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स and thanks for attending this class.